शुमिल मौसफ-एगनन को 1966 में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह कहानी उन्हीं की लिखी हुई है। इस कहानी में एक डॉक्टर अपनी लव स्टोरी के बारे में बताता है कि कैसे उसकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई और शादी भी हो गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई। क्या डॉक्टर का तलाक हुआ? आइए इस कहानी से जानते हैं। डॉक्टर बताता है कि जब मैंने अस्पताल में प्रवेश किया तो मैंने वहाँ एक गोरी और सुनहरे बालों वाली नर्स को देखा जिसे रोगी और स्टाफ सभी प्यार करते थे। जैसे ही मरीज उसके पदचाप सुनते अपने बिछौने से उठ जाते। यहाँ तक कि सबसे चिड़चिड़े लोग भी जिन्हें दुनिया की हर चीज़ से नफरत होती है, उसके चेहरे की मुस्कान और मृदुल स्वभाव के आगे झुक जाते थे और वह जो कुछ कहती करने को तैयार रहते। इस मुस्कान के अतिरिक्त उसकी थी नीली आँखें। वह जिस किसी की तरफ भी देखती वह अपने को दुनिया का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगता। एक बार मैंने अपने आप से पूछा उसे यह ताकत कहाँ से मिली, क्योंकि जिस क्षण उसकी नज़रें मुझ पर ठहरी मैं भी दूसरों के लोगों की तरह हो गया। निसंदेह उसके दिल में मेरे लिए कोई खास इरादे ना थे, मेरे लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं। कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथी डॉक्टर जो भी इस नर्स के साथ काम करते अपने भाग्य को सराहते थे। मैं भी इस लड़की में रुचि लेने लगा, वह भी मुझ में रुचि लेने लगी। एक दोपहर को जब मैं डाइनिंग हॉल से बाहर निकला तो सीधे डायना के कमरे की ओर बढ़ गया। मैंने उससे पूछा, नर्स क्या तुम व्यस्त हो? बोली, नहीं, आज मैं फुर्सत में हूँ, आज मेरा ऑफ है। तो आज छुट्टी के दिन तुम क्या करोगी? मैंने इस पे विचार नहीं किया है डॉक्टर। तो क्या मैं तुम्हें कुछ सलाह दूं? हाँ डॉक्टर, बताइए। पर मैं तुम्हें तभी सलाह दूंगा जब मुझे कुछ मेहनताना मिलेगा। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। मैंने कहा, चलो हम लोग ओपेरा चलें और कॉफ़ी हाउस होते हुए चलें। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, अच्छा, मैं अपना काम निपटा के जल्दी ही आऊँगा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं अपनी ड्यूटी पर। कुछ समय बाद जब मैं उसे लेने पहुंचा तो उसने कपड़े बदल लिए थे। एकाएक वह मुझे एक नया व्यक्तित्व लगी और इस परिवर्तन के साथ उसका आकर्षण अब दोगुना हो गया था। मैं उसके कमरे में गया और मैंने उसके टेबल पर सजे फूलों के नाम पूछे, इस डर से कि कहीं कोई गंभीर हालात का रोगी ना आ जाए और मुझे बुलावा ना आ जाए। मैं जल्दी से उठा और बोला, चलो हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग बस स्टॉप की ओर चल दिए। पहली बस डायना तो चढ़ गई किंतु मुझे जगह ना मिली तो वह भी नीचे उतर गई। हम बस का इंतज़ार करने लगे। तब मैंने अपने आप से कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बस और लड़की की परवाह मत करो क्योंकि वे बहुत मिलती हैं, पर जो लोग ऐसा सोचते हैं वे मूर्ख हैं। यहाँ तक लड़की का क्या प्रश्न है, क्या उन्हें डायना के समान लड़की मिल सकती है? आखिर एक दूसरी बस आई और हमें जगह मिल गई। यह बस एक पार्क के सामने जाकर रुकी और हमने सड़क पार की। एकाएक मैंने अपनी बाहें फैला दी और कहा, चलो हम अस्पताल की और दुनिया की बातें भूल जाएं और कुछ मधुर बातें करें। बाग में बच्चे खेल रहे थे। हमें देखकर वे आपस में फुसफुस करने लगे। मैंने डायना से पूछा, जानती हो ये बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। डायना बोली, शायद। तुम्हें मालूम है ये क्या बोल रहे हैं? ये बच्चे बातें कर रहे हैं कि तुम और मैं दूल्हा दुल्हन हैं। मैंने साहस बटोर कर कहा, अगर बच्चे कुछ जो कह रहे हो वह सच हो जाए तो? मेरा मतलब है कि अगर हम शादी कर लें तो? वह हंसी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दूसरा हाथ भी दो। मैंने उसके दोनों हाथ चूमे और उसके मुख की ओर देखने लगा। उसका मुख लाल हो गया। हमारी सगाई के बाद का समय मेरे लिए सबसे अच्छा था। अब मैं समझने लगा कवि क्यों प्रेम काव्य लिखा करते हैं। फिर भी न जाने क्यों उसकी आंखों में काली छाया थी जो कभी कभी उस बादल की तरह गहरी हो जाती जो फूटना ही चाहता हो। एक बार मैंने उससे इस उदासी का कारण पूछा। उसने बिना उत्तर दिए अपनी आंखें मुझ पर टिका दीं। फिर मैंने उससे दोबारा प्रश्न किया,
उसने मेरे गले में बाहें डालकर कहा, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितने कीमती हो और मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। और एक मुस्कुराहट उसके उदासीन होठों पर फैल गई। मैंने अपने आप से पूछा, अगर वह मुझसे प्यार करती है तो उसकी उदासीनता का कारण क्या है? शायद उसका परिवार गरीब हो, लेकिन वह तो कहती थी कि वे लोग रईस हैं। शायद उसने किसी और से शादी का वादा किया हो, पर वह तो कहती थी ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बार बार पूछना चाहा, पर वह मुझे और प्यार जताती गई और खामोश रही, लेकिन उसके प्यार में उदासीनता का स्पर्श था जिसने मेरी खुशी में विष की एक बूंद घोल दी थी। मैंने बार बार सवाल पूछकर उसे तंग करना चाहा। उसने भी उत्तर देने का वचन दिया, पर हर बार बहाने बनाने में दृढ़ रही। फिर एक बार उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, डार्लिंग, हम लोग खुश रहें और ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारी खुशियाँ खत्म हो जाएं। फिर उसने ऐसी आह भरी जिसे सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने इस आह का राज पूछा तो वह बोली, डार्लिंग, मेहरबानी करके मुझसे कुछ और ना पूछो। मैं उस मौके की तलाश में था जब वह मुझे अपने दिल की बात कहती। एक दोपहर को मैं उसके कमरे में गया। उस समय वह फुर्सत में थी और अपने कमरे में बैठी नई ड्रेस सिल रही थी। मैंने कपड़े के किनारे को पकड़ कर कहा और अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं। उसने सीधा मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मालूम है, मेरी दोस्ती किसी और के साथ भी थी। एक तरह की ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई और मैं अंदर से कमज़ोर हो गया। मैं चुपचाप बैठ गया। फिर भी मैं उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करता रहा। सच पूछो तो उस क्षण भी वह मेरी नज़रों में गिरी नहीं और सदा की तरह मुझे प्रिय लगने लगी। जब वह भी यह बात समझ गई तो फिर एक मुस्कान उसके होठों पर आई, पर आँखों में अब भी एक तरह का पर्दा था और वह उस इंसान की तरह थी जो एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में जा रहा हो। मैंने उससे पूछा, वह कौन था जो बिना शादी किए तुम्हें छोड़कर चला गया? डायना, तुम्हारे प्रति मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है जो मुझे पूछने पर विवश कर रहा है। जोर देने पर उसने मुझे उसका नाम बताया। मैंने कहा, डायना, मुझे आश्चर्य होता है कि एक दफ्तर के मामूली क्लर्क ने तुम्हारे पाँव इस तरह डगमगा दिए और फिर तुम्हें छोड़कर चला गया। इससे पता चलता है कि वह अच्छा आदमी नहीं था। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और खामोश हो गई। उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी अतीत की याद नहीं दिलाई। मैंने भी उस बात को दिमाग से निकाल देने की कोशिश की और इस प्रकार हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम लोग अपने हनीमून के लिए गांव में गए। निसंदेह रास्ते में झरने थे, पहाड़ थे, घाटियां थीं। उन्हों तक मैं भूल गया, लेकिन एक बात याद रही जो हमारी पहली रात को हुई। जिस होटल में हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था वह बगीचे के मध्य था। उसके आजू बाजू पहाड़ और झरने थे। जब हम अपने कमरे में पहुँचे तो मेरी पत्नी की नज़रें गुलाब के उन लाल फूलों पर टिक गई जो वहाँ सजाए गए थे। मैंने हंसते हुए कहा, कौन है वह भला मानस जिसने हमें इतने सुंदर फूल भेजे हैं? मैंने कहा, फिर भी मैं इन फूलों को बाजू में रख देता हूँ क्योंकि इसकी खुशबू हमें सोने ना देगी। मैंने देखा वह एक पंपलेट पढ़ रही थी जिस पर लिखा था, हर घड़ी अपने स्वामी का इंतज़ार करो। मैंने कहा, तुम्हें इंतज़ार नहीं करना है, तुम्हारा स्वामी पहले ही आ चुका है। मैंने उसका चुंबन लिया। उसने बड़ी उदासी से अपनी पलकें उठाई, पंफलेट को बाजू में रख दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और लैंप की बत्ती धीमी कर दी। उस क्षण फूलों ने हमारी सारी सुगंध दे दी और एक तरह की मधुर स्थिरता ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। एकाएक मुझे अपने बाजू वाले कमरे से पदचाप सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ को अपने दिमाग से निकाल देने की कोशिश की। मैंने अपनी पत्नी को अपनी ओर खींचा और अत्यंत प्रेम के साथ उसका आलिंगन किया, क्योंकि मैं जानता था कि वह संपूर्ण मेरी थी। अब वे पदचाप समान गति से आगे पीछे चल रही थी। उन पैरों की आवाज़ ने मुझे भ्रम में डाल दिया। अब एक अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में आया कि
क्या यह वही क्लर्क है जिसे मेरी पत्नी शादी से पहले जानती थी? इस ख्याल से मेरा दिमाग घृणा से भर गया। इस भय से कि कहीं मैं गाली न दे दूं, मैंने अपने होंठ चबा लिए। मेरी पत्नी ने यह देख लिया, बोली, डार्लिंग क्या हुआ? मुझे लगता है तुम किसी बात से विचलित हो गए हो। बार बार पूछने पर मैंने उसने अपनेपन की बात बता दी। वह सिसकने लगी। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपने आंसू पीते हुए जवाब दिया, सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दो और दुनिया से कह दो कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैं उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उस दिन के बाद से वह व्यक्ति मेरे दिमाग से कभी ना निकला। मैं उससे बात करता तो उसका नाम ज़रूर लेता। उन लाल गुलाब के फूलों की याद आती। अब मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी उस दिन उन फूलों को क्यों नहीं सूंघाता। जब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश होने की कोशिश करता, मुझे उस व्यक्ति की याद आती जिसने मेरी खुशियाँ छीन ली थी और मैं निराश हो जाता। मैं जानना चाहता था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था जिसने अच्छे घर की लड़की को आकर्षित किया था। मैं उसकी किताबों में ढूंढने लगा, कहीं उसका कोई पत्र मिल जाए, किंतु ना मिला। तब मैंने प्रेम कहानियों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं नारी और उसके प्रेमियों के स्वभाव को समझ सकूं। पर उन प्रेम उपन्यासों ने मुझे थका दिया। विवाह के दूसरे वर्ष भी कोई शांति न मिली। वह बीमार रहने लगी। मैंने उसे दवाओं से ठीक किया। मैं उससे कहा करता था कि इन सब बीमारियों की जड़ वही आदमी है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। इस वक्त वह दूसरी औरतों के साथ खेल रहा होगा, पर मेरे नसीब में एक बीमार औरत छोड़ गया है। अब उसने व्यवहार का नया ढंग अपनाया। अगर मैं उस व्यक्ति का नाम लेता तो वह ध्यान ही ना देती और चुप रहती। एक दिन जब शाम को हम चाय पीने बैठे तो मैं एकाएक बोल उठा, कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ, मैं भी कुछ सोच रही हूँ। तो बताओ मेरे दिल में क्या छुपा है? वह धीरे से बोली, तलाक। और उसने उदास निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, क्या तुम सहमत हो? वह बोली, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम्हें शांति मिले, भले ही वह तलाक क्यों ना हो। मैंने कसकर अपने दोनों हाथों को पकड़ा और गुस्से में कहा, चलो फिर ठीक है। संशय के कीड़े ने शादी की पहली ही रात हमारे प्यार के फूल को कुतरना शुरू कर दिया था। इसलिए अब हमारे पास तलाक के सिवाय कोई रास्ता ना था। डायना सच ही कहती थी कि नसीब में जो लिखा है वही होता है। इस प्रकार हम बाहरी रूप से एक दूसरे से अलग हो गए, परंतु उसके होंठों की हंसी अब तक मेरे हृदय में कैद है। उसकी नीली आंखें अब तक मुझे दिखाई देती हैं। कभी कभी मैं रात को उन रोगियों की तरह उठकर बैठ जाता हूँ और अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता हूँ, नर्स नर्स, मेरे पास आओ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।